तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉर्मल एजुकेशन में। तो आज हम आपके लिए पढ़ाने जा रहे हैं आज़ाद हिंद फौज। गाइस, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस है पीईटी के लिए एंड अदर एग्ज़ाम के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। लेकिन पीईटी में इससे 2 क्वेश्चन आपको पूछने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो गाइस, इसको वीडियो को ना छोड़ें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ऑल प्रेस करें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हैं और सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं आज़ाद हिंद फौज। द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पक्ष पर लड़ रहे भारतीय सशस्त्र बल। तो गाइस, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। गाइस, आपको ये बात पता होगी, मुझे पता है। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। जब दक्षिणी पूर्व एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुष की प्रत्यक्ष सेना का गठन शुरू किया और उसे आज़ाद हिंद फौज का नाम दे दिया। आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उन्हें हाथों में उनकी कमान सौंप दी। गाइस, यहाँ से एक खास टॉपिक उठने वाला है कि जो हमारी स्टार्टिंग में हमारे भारतीय सेना में जो सैनिक थे वह 40,000 थे गाइस, और इसका नेतृत्व हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को मिला था। गाइस, नेताजी, आपको यहाँ से सिर्फ 2 ही टॉपिक याद रखने हैं। और यहाँ से गाइस एक लाइन पहली वाली कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था हमारी आज़ाद हिंद फौज का गठन। गाइस, वो भी किन के द्वारा? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से बस यही 3 टॉपिक याद रखना है आपके लिए। अब हम लोग आज़ाद हिंद फौज की पूरी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। किस लिए फौज बनाई गई, कैसे बनाई गई और क्यों बनाई गई। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रासबिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी, गाइस ये एक अंग्रेजी नेम है, आप जानती होगी, नामक सशस्त्र सेना का गठन किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गाइस, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विश्व युद्ध के दौरान हमारी आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। तो गाइस, यहाँ से याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और वो भी कब हुआ? 1943 में। गाइस, यहाँ से टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। और कहाँ पर हुआ? टोक्यो में हुआ। गाइस, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, तो आप यार चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार। वीडियो को लाइक शेयर यार कर दो यार, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं भाई, सिर्फ आपके लिए ये वीडियो लाते हैं भाई। तो यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और लेकिन ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा भाई इस चैनल से, इस वीडियो से। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका सर्वप्रथम सम्मेलन 1942 ईस्वी को बेकांग में हुआ। गाइस, यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन मिल गया है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यह सबसे पहले किसके मन में बात आई? मोहन सिंह के मन में भाई। यहाँ से एक चीज़ तो आपको मिल गई, लेकिन जो विदेशों में जो भारतीय रहते थे ना, उनके लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई और इसका प्रथम सम्मेलन बेकांग में 1942 ईस्वी में हुआ। तो गाइस, हम लोग आगे चलते हैं। आरंभ में इस फौज में जापान द्वारा यदुबंदी बना लिए गए भारतीय सैनिकों को, यानी कि जापान स्टार्टिंग में जब जापान ने हमारे भारतीयों को बंदी बना लिया था, उसके बाद इसमें बर्मा एवं मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक की भर्ती हो गए, स्वयंसेवक भी भर्ती हो गए। आरंभ में इस सेना में लगभग 16,300 सैनिक थे। गाइस, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी संख्या में सैनिक पधारे थे हमारी फौज में। कालांतर में जापान ने 60,000 युद्ध बंदियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया, पर उनके बाद ही जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद उत्पन्न होने के कारण मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल गिरफ्तार कर लिया गया। गाइज, यहाँ से आपको एक चीज़ बता दूं कि मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को किसके संबंध में गिरफ्तार किया था? तो गाइज, भारतीय सैनिक कही जाए तो आज़ाद हिंद फौज के संबंध में गिरफ्तार किया था।
तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब प्रारंभ हुआ, यानी कि पहला चरण हमारा निकल चुका है ओनली 1942-43 में इसका पहला चरण चला था। अब लोग हम आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए। गाइस, दूसरा चरण होता है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की, जिस गाइस पहले की बता रहे हैं, लेकिन यहाँ से 1943 के बाद ही चलेंगे। लेकिन जब यहाँ ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की तो जर्मनी में इन्होंने रूस के विरुद्ध प्रयुक्त होने का प्रयास किया। तो गाइस इन्हें तब वहाँ से जाना पड़ा था, पूर्व एशिया जाने का निश्चय लिया था गाइस यहाँ से। तब उनको सामने कठिनाई उत्पन्न हो गई और इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निश्चय किया था। गाइस यहाँ से बस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बट इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन जो आपको बता चुके हैं। इस वर्ष बाद सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे और पहुंचते ही जून 1943 में टोक्यो रेडियो से घोषणा हुई कि अंग्रेज़ों से आशा करता हूं कि बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ दें। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा, अपना खून बहाना होगा, फौज लड़ाई करने की। भाई ये अपने मैं मन से कह रहा हूँ, मतलब जो भी कहा हो, लेकिन इतना ज़रूर कहा था। इससे प्रफुल्लित होकर रास बिहारी घोष ने 4 जुलाई 1943 को 40 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की सेना सौंप दी। गाइस यहाँ पे 46 वर्षीय सुभाष चंद्र के लिए आज़ाद हिंद फौज की पूरी फौज सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। गाइस यहाँ पे अब सुभाष चंद्र बोस जी के पास काफ़ी पावर आ चुका था, अब तो लड़ाई पक्की थी गाइस यहाँ पे। इसीलिए हमारा भारत भाई नो इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा भाई, इन्हीं के पीछे हमारा, मतलब इन्हीं की लड़ाई से ही हमारा भारत आज आज़ाद है और हम आज़ाद घूम रहे हैं। तो हम लोग आज चलते आगे। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सेना को संबोधित करते हुए एक नारा दिया, दिल्ली चलो गाइस, दिल्ली चलो। और जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आज़ाद हिंद फौज रंगून, यानी कि अभी जो नाम चल रहा है यांगून, से होती हुई थलमार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च सन 1944 ईस्वी को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना में जमकर मोर्चा लिया। बोस ने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का अमर नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। इसके अनुयायी प्रेम से उन्हें नेताजी कहते थे। गाइस, जो आज़ाद हिंद फौज के जितने भी सैनिक थे उन्हें प्रेम से नेताजी कहते थे, सुभाष चंद्र बोस जी को। गाइस यहाँ पे आपको बता दूं, जब हमारा युद्ध चल रहा था तब आप अंडमान या निकोबार दो द्वीप तो वहाँ जानते ही होंगे, इन्होंने वहाँ पर उनके नाम बदल दिए थे। गाइस यहाँ पे अंडमान का नाम शायद शहीद स्तूप है, ऐसे ही कुछ रखा था, जो अभी बताएंगे आगे चलकर, आपको देखते आगे क्या है। हाँ दोस्तों यहाँ पे, हाँ दोस्तों ये है अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज्य द्वीप रखा था। गाइस तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। अपने इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं सेनाध्यक्ष तीनों पद नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अकेले संभाला। गाइस लेकिन गाइस इतने पद संभालने के बावजूद भी अभी बहुत सारे पद हैं जो काफ़ी लोगों को संभाल लेते, तो वो लोग देखते हैं हम लोग। इसके साथ ही अन्य जिम्मेदारियां जैसे वित्त विभाग का एएस चटर्जी ने संभाला और प्रचार विभाग का एसए अय्यर ने, और महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। उनके इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और मैक्सिको और आयरलैंड ने मान्यता दे दी। गाइस क्या बात है यार, अच्छा काम किया, मान्यता तो देनी पड़ती, मजबूर थे। तो आइए आगे चलते हैं। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप अस्थायी सरकार को दे दिए, यानी कि हमारी सरकार आज़ाद हिंद फौज को दे दिए, और नेताजी ने उन द्वीपों पे गए और उनका नामकरण किया। अंडमान का नाम शहीद
द्वीप और निकोबार का स्वराज्य द्वीप रख दिया गाइस। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। 30 दिसंबर का ये डेट आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराया गया था गाइस। सबसे पहले स्वतंत्र भारत का ध्वज कहाँ पर फैला गया था? तो अंडमान और निकोबार द्वीप पर 30 दिसंबर 1943 को गाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको हर एग्जाम में आज पूछने को मिलेगा गाइस। ये तो नोट ही कर लो, 100% मुझे लगता है यही आएगा क्वेश्चन यहाँ से। तो चलिए तो आगे देखते हैं। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर एवं रंगून यानी कि यांगून में आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया गाइस। ये आपको अच्छा रखना है, याद रखना है, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर ये डेट और आ गई 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर द्वारा भयंकर आक्रमण किया और कोहिमा, पलेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया गाइस। यहाँ से हमारे लिए एक जीत की लहर जाग उठी थी, तब हमने कोहिमा और पलेल को आज़ाद करा लिया था। फिर उसके बाद 6 जुलाई, फरवरी के बाद 6 जुलाई 1944 में इन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी जी के नाम जारी एक प्रसारण अपनी स्थिति स्पष्ट की और उन्होंने कहा गाइस, मतलब उनका आशीर्वाद मांगा था जो उन्होंने स्पष्ट किया था। आज़ाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई की जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी गाइस। यहाँ से आप चाहो तो शपथ पढ़ सकते हो, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम इसमें शपथ में। तो यहाँ से सीधा आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा गांधी जी के लिए प्रथम बार राष्ट्रपिता का शब्द प्रयोग किया था गाइस। यहाँ से आप जब यहाँ पे ये भाषण मतलब जो सूचना पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको लास्ट में मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। हे राष्ट्रपिता, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता एवं इस पावन युद्ध में आपका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहिए गाइस। यह है सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी के लिए यूज़ किया था राष्ट्रपिता, यानी कि अपने राष्ट्र के पिता गांधी जी के उपयोग किया था। इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस ने फौज में कई ब्रिगेड बनाकर उन्हें नाम दिया, महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड एवं सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड के सेनापति शाहनवाज खान थे गाइस। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से कई टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जो आपके लिए पेपर में देखने के लिए मिल सकता है या मिल ही जाएगा। 21 मार्च गाइस, यहाँ से देखो, 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। कब गाइस? तो 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज का हिंदुस्तान में आगमन हुआ या हिंदुस्तान में आ गए गाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम 22 सितंबर यानी कि 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों को मार्मिक शब्दों में कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नारा है, दमदार नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन इन्होंने ये सब अपने लिए नहीं, अपनी भारत माता यानी कि अपनी मातृभूमि के लिए यूज़ किया था गाइस। तो आगे चलते हैं। फरवरी से लेकर जून 1944 के मध्य तक आज़ादी हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों पर जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा पर बर्मा युद्ध लड़ा, किंतु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान के घुटने टेकने पड़े। ऐसे में नेताजी को टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ा। गाइस यहाँ से एक क्वेश्चन उठने वाला है गाइस। द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ते लड़ते जापान ने अब हार मान ली थी और जर्मनी ने हार मान ली थी और जापान के घुटने टेकने पड़े थे गाइस। यहाँ से वही का कोई क्वेश्चन है, दोनों को हार ही माननी पड़ी थी। ऐसे में नेताजी को टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ा और कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में इनका निधन हो गया था गाइस। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी का निधन मानते हैं कि हवाई दुर्घटना से हुआ था गाइस। तो आगे चलते हैं हम लोग, किंतु इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई लेकिन अभी तक। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक अधिकारियों को अंग्रेज़ों ने 1945 में गिरफ्तार कर लिया और उनका सैनिक अभियान असफल हो गया, किंतु इस असफलता में भी उनकी जीत छिपी थी
आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 का यहाँ से 1 साल बढ़ गया है। अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में झूठा मुकदमा चलाया और फौज के मुख्य सेनानी कर्नल सहगल, कर्नल टिल्लो एवं मेजर शहबाज खान पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया। इसके पक्ष में सर तेज बहादुर, सुप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और के.एन. काटनी ने दलाली की, लेकिन फिर भी इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। आम जनमानस भड़क उठे और अपने दिल में जल रहे मसाले की ज्वाला को हाथ में थाम कर उन्होंने विरोध किया, नारे लगाए, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। गाइस यहाँ से बेस्ट नारा है यार, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज छोड़ दो। विश्व होकर तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड बेवेल ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर उनकी मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दिया। गाइस यहाँ से देखा आप, जनता में कितनी ताकत है, नारे में कितनी ताकत है। गाइस यहाँ से आपको ये नारा याद रखना है। 1945 के बाद ये नारा लगाया गया था। ये किस लिए लगाया? आज़ाद हिंद फौज के लिए, छोड़ने के लिए। तब फांसी दी जा रही थी किनको? कर्नल सहगल, कर्नल टिल्लो और मेजर शहबाज को गाइस फांसी दी जा रही थी। लेकिन यहाँ से उनकी तरफ से वकालत भी की थी सर तेज बहादुर सुप्रू ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने और भूला भाई देसाई ने, और एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो के.एन. काटजू। गाइस इन्होंने दलाली भी की थी उनको बचाने के लिए। गाइस फिर उन पे नहीं हो पाया तो फिर हमारी जनता पे हुआ। गाइस उन्होंने एक नारा लगाया, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो वायसरॉय थे लॉर्ड बेवेल, उन्हें कुछ विशेष अधिकार थे जिन्होंने उसका प्रयोग करके उनकी मृत्यु की सज़ा माफ़ कर दी। निसंदेह सुभाष उग्र राष्ट्रवादी थे। उनके मन में फांसीवाद के अधिनायकों के सबल तरीकों को प्रति भावुकता झुकाव भी था और वे भारत को अतिशीघ्र स्वतंत्रता दिलाने हेतु हिंसात्मक उपायों में आस्था भी रखते थे। इसलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। गाइस यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जल्द से जल्द हम अपने भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। भाई उनका कोई और लक्ष्य नहीं था नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस जी का। उनका सिर्फ लक्ष्य था कि हमारा भारत जल्द से जल्द आज़ाद हो। बस इसीलिए उन्होंने हिंसात्मक रूप यानी कि हिंसा के रूप में ही उसी पर जो विश्वास रखते थे, उसी के चलते उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। यद्यपि आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों की संख्या के बारे में थोड़े बहुत मतभेद रहे, परंतु ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इस सेना में लगभग 40,000 सैनिक थे। इस संख्या का अनुमोदन ब्रिटिश गुप्तचर रहे कर्नल जेरी एंडरसन ने भी किया है। जब जापानियों ने सिंगापुर पर कब्जा किया था तो लगभग 45,000 भारतीय को पकड़ लिया गया था। गाइस अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पूछा जा रहा है, अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ से भी होने वाला है। भारत हिंद फौज का गुमनाम शहीदों की याद में सिंगापुर के एम्प्लेस पार्क में INA बार मेमोरियल बनाया गया। गाइस यहाँ पे पार्क में एक INA बार मेमोरियल बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस ने 8 जुलाई, गाइस यहाँ से अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज के जो सुप्रीम कमांडर थे ना, वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। गाइस उन्होंने 8 जुलाई 1945 को एक स्मारक पर जाकर उन अनाम सैनिकों की श्रद्धांजलि अर्पित की। यानी कि जितने भी अनाम मतलब जो, अरे यार सेना में काफ़ी सैनिक तो थे यार, उनका भला ही नाम नहीं है याद, लेकिन यहाँ पे उनको सब अनाम नाम दे दिया और उनकी श्रद्धांजलि को अर्पित की थी। गाइस यहाँ पे एक स्मारक पर जाकर सुभाष चंद्र बोस ने, कब? वो भी 8 जुलाई 1945 को। गाइस यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक और है इसके बाद। इस स्मारक को माउंटबेटन के आदेश पर ब्रिटिश साम्राज्य की सेनाओं ने ध्वस्त करके सिंगापुर शहर पर कब्जा कर लिया था। इस स्मारक पर आज़ाद हिंद फौज के 3
अधेवाचक शब्द इत्तेफाक, यानी इसका मतलब होता है एकता, और इत्माद यानी कि विश्वास, और कुर्बानी गाइस यानी कि बलिदान, ये शब्द लिखे थे गाइस। तो सन 1995, अब गाइस 95 काफ़ी इंपोर्टेंट है। अब तो हमारा देश आज़ाद क्या हर कुछ भी हो चुका था। सिंगापुर में राष्ट्रीय सतुदर्श परिषद में वहाँ निवास कर रहे भारतीय समुदाय लोगों के आर्थिक सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी की बेहद खुशखबरी स्मृति पट्टिकाओं से इतिहास का स्थल पर फिर से स्थापित कर दी गई। इसकी देखरेख का काम सिंगापुर की सरकार करती है। गाइस आपको पता है एक गीत भी गाया था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, पढ़ लेना गाइस आप लोग। बस लास्ट के यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे है सिर्फ आज़ाद हिंद फौज के तमगे गाइस, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। वीरताओं के क्रम: शेर हिंद, सरदार जंग, वीर हिंद, शहीद भारत गाइस। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आप पहले गाना देख लीजिए, बस देखते रहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा यार। अपने दोस्तों को भी कहिए यार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस चैनल की सारी वीडियो देखें। आपका पीटी का चैनल मतलब पीटी का पेपर गाइस आराम से क्रॉस हो जाएगा, यानी निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा भाई। हिस्ट्री से तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी गाइस। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द, मैथ की बात हमारे पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपको मैथ पढ़ा सकूं, बट मैथ में यार काफ़ी टाइप करना पड़ता है, यहाँ पे सीधा पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही शानदार एक और न्यू वीडियो में, और पढ़ाई अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।